दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 17 अगस्त 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक नंबर से प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि ग्रुप डी के पेपर लेवल 1 का पेपर होता है और इस एक पेपर में 100 प्रश्न होते हैं जिनको 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। दोस्तों हम आपको बता दें, ये 17 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर है। ये किसका पेपर है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये लेवल 1 का पेपर है। किसी विद्यार्थी का शिफ्ट 1 का सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट होती है, उसमें ये पेपर हुआ था 17 अगस्त 2022 को। तो इस पेपर को हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो प्रश्न नंबर 1 से 50 तक रहेगा। दूसरा वीडियो 51 से 100 नंबर तक हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि अगर हम इसको पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएं एक पेपर में तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, जिसे देखने में और बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि ग्रुप डी का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें 30 नंबर की रीजनिंग 30 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ आता है। हमारा इस वीडियो में फोकस मैथ और रीजनिंग पर ही रहेगा, जो कि 55 नंबर की रहती है। अगर आपने केवल मैथ और रीजनिंग ही कर लिया तब भी आपके 55 नंबर आ जाएंगे। के लिए 1 मार्क होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही नंबर काट दिया जाएगा। चलिए, तो हम वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न छोड़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है। इस प्रश्न को इतनी जगह में नहीं सॉल्व किया जा सकता। एग्जाम में भी इस तरह के आपको 1-2 प्रश्न छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना ही पड़ता है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जो रीजनिंग का जो दूसरा भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि देखिए आप हम यहाँ पे प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। देखिए, इसमें लगभग मान लेना होता है। यहाँ पे लिखा है 25.19 गुणा 3 प्लस 4.41 माइनस 09। तो इनको आपको हल करना है। तो इनको हल करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए जो आंसर्स आए हैं उनको देखिए काफ़ी दूर दूर वैल्यू हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक के लिए 19 को छोड़ देंगे, यहाँ पे लेंगे केवल 25 और 3, 25 यहाँ 75 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 4.41 है। 4.41 में से अगर हम 0.9 घटा भी देंगे तो कुछ नहीं घटेगा। मान लीजिए अगर कुछ घट भी जाएगा तब भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग को आप छोड़ दीजिए, तब आप इन्हें जोड़ दीजिए। 75 और 4 कितने, 79 हो गए। तो 79 के पास वैल्यू कौन सी है, तो 79 के पास वैल्यू ये चौथा ऑप्शन 78 नंबर है। तो इस तरह इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह ट्रिक से हम सारे सवालों को हल करेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें। देखिए प्रश्न नंबर 3 को प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है, किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बता दूं घन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा हो, आधी ईंट एक घन होता है और पूरी ईंट एक घनाभ होता है। जैसे आप सबसे अच्छा उदाहरण है घन का सबसे अच्छा उदाहरण है पासा। ठीक है, तो घन हो या घनाभ हो, दोनों में फलक बराबर होते हैं। दोनों फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसा कि आप माचिस ले लीजिए या ईंट ले लीजिए, उस फलक का मतलब होता है तल, वो कितने तरह से खड़ी की जा सकती है या लिटाई जा सकती है। तो उसके लिए 6 फलक होते हैं। चाहे घन हो या घनाभ हो, दोनों में फलक बराबर रहते हैं। माप फलक का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब हम इसे अगर 4 से भाग कर दें तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, घन की भुजा है। यानी उस घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा का क्यूब कर देते हैं। यानी हम 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 छंग 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने कितनी आसानी से
हल कर लिया। किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि घन क्या होता है और परिमाप क्या होता है। किसी फलक का परिमाप 24 है तो उसकी भुजा निकालने के लिए हम उसमें 4 से भाग कर देंगे और उसकी एक भुजा निकल जाएगी, और भुजा का क्यूब कर देंगे तब उसका आयतन निकल जाएगा घन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा करंट का क्वेश्चन है, जिसे आप ऐसे ही याद करिए या मत करिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन बदलते रहते हैं तो इसमें कोई याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2022 में अलग करंट होगी, ये 2021 का है। देखिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं इसको जूम आउट करके आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा प्रश्न रहा। अब देखिए हम थोड़ा जूम इन करते हैं, तब यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। पाई, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब पाई चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है डायरेक्ट लेबर, यानी जो लेबर का खर्चा वो कितना लगा है, 24% लगा है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगा है 30%, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, बनाने में जो कॉस्ट लगी वो 28% लगी है। और इसके अलावा इसमें देखिए ऊपर 8% का लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, ये 8% है। और नीचे ये 10% एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट करने में, यानी टोटल अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 100% आ जाएगा। यानी कैलकुलेटर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद अब हम नीचे देखते हैं कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे ये 500 लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये 1200 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखिए नीचे क्या लिखा है, प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 30%, प्रत्यक्ष सामग्री कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट, देखिए विज्ञापन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो इसमें पाई चार्ट में हैं वही यहाँ पे दे रखे हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। इसमें दे रखा है यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1,00,000 रुपये है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए इसमें एक हमको क्या दे रखा है, 500 कैलकुलेटर पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1,00,000 रुपये दे रखी है। देखिए प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है, 24%। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 24%। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, हम क्या करेंगे, ये 500 कैलकुलेटर पर 1,00,000 लागत कौन सी है, जो लेबर कॉस्ट है। इसके अलावा भी इसका मतलब और भी लागत आई होगी, ये तो सिर्फ 24% की वैल्यू है। 500 कैलकुलेटरों पर 24% की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपये है। लेकिन हमको पूछा क्या गया है कि प्रत्येक एक कैलकुलेटर का हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम इनको क्या करेंगे, 500 से भाग करके एक कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लागत देख लेते हैं कितनी आएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 500 से भाग कर देंगे, तब 500 से यहाँ 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 200, यानी उस एक कैलकुलेटर पर 200 रुपये की लागत आ रही है, जो कौन सी लागत है, केवल लेबर की लागत आ रही है। इसके अलावा जो कि 24% है, इसके अलावा 76% लागत हमको और निकालनी है, यानी हमको ये पता चल जाए कि टोटल इस पे लागत 100% कितनी आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 से हम 100% बनाएंगे। देखिए 100% कैसे बनाते हैं, जब 24% बराबर 200 है तो 100% बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 गुणा 100 बटे नीचे 24, ये वाले 24 नीचे आ जाएंगे। हमने इन 24 को नीचे भेज दिया, 100 से इधर गुणा किया, 100 से इधर गुणा किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब काट देंगे हम। देखिए 4 से काट देते हैं, 4 पच्चीसम 100 और 4 छंग 24। ठीक है, अब हम दोबारा काट देते हैं 25। अब देखिए हम दोबारा काट देते हैं तो 25 दूनी 50, यानी 5,000 यहाँ पे लागत आ जाएगी। दोबारा भी आप इसे काट दीजिए तो यहाँ से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 से इधर काटेंगे तो 100 लग जाएगा, यानी 100% का मान आ जाएगा। यहाँ पे 25 की 100 में गुणा हो जाएगी तो 2500 बटे
3 हो जाएगा। यानी एक, देखिए मैं यहाँ से हटा के दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे हटा के, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी 100% की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500/3। यानी एक कैलकुलेटर की लागत, सॉरी मैं थोड़ा, यहाँ पे कैलकुलेटर की लागत हो जाएगी 2500/3। ये क्या लागत हो जाएगी, इस यानी एक कैलकुलेटर पर टोटल लागत हो जाएगी, एक कैलकुलेटर पर टोटल लागत कितनी आ रही है, 2500 रुपये/3। लेकिन हमको लागत नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस पे कितना विक्रय मूल्य रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। यानी जो कीमत है उस पर हमको 44% बढ़ाना है। यानी ये जो लागत कीमत है, ये लागत कीमत, इसको हमको 44% बढ़ाना है। तब हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर के लेता हूँ, यहाँ पे 100% बराबर आई है वैल्यू 2500/3। हमको 144% चाहिए, 100% नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना है, 144 से इधर गुणा करेंगे और 144 से इधर गुणा करेंगे। अब हमको 100% उधर ले जाएंगे, तब हम क्या बचेगा, 144%। अब बचेगा क्या, इन दो जीरो से इन दो जीरो काट दीजिए, 144% की वैल्यू हमको चाहिए। इसके अलावा जो फालतू चीज़ें बचें उन्हें काट दीजिए। तो 3 से 144 को काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, यानी बचेगा क्या, 25 गुणा 48। अब 25 की 48 में आप गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 का 0, 25 चौका 100 और 20 120, यानी टोटल 1200 रुपये कीमत इसकी आ जाएगी। यानी बिक्री कीमत हमको 1200 रुपये सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि 44% का लाभ हो। देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया, एक बार आप इसे दोबारा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो कीमत दे रखी है वो 500 कैलकुलेटरों की कीमत दे रखी है, जो कि क्या है, केवल लेबर कॉस्ट है। तो हमको क्या करना है, हमको जब एक एक कैलकुलेटर की विक्रय कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर की टोटल लागत कीमत निकाल लीजिए। टोटल लागत कीमत कैसे निकालेंगे, ये जो कीमत दे रखी है, ये इसमें अगर हम 500 से भाग करेंगे तो जो इसकी लागत कीमत निकलेगी वो केवल लेबर लागत कीमत निकलेगी, क्योंकि उसने कहा केवल प्रत्यक्ष श्रम लागत है। तब जो 24% को मान दे रखा है सवाल में, उसको हम क्या करेंगे, 100% में बदलेंगे। 100% में कैसे बदलेंगे, 24 को उस साइड ले जाएंगे और 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 2500/3, जो कि लागत कीमत, टोटल लागत कीमत हो जाएगी। इसमें मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट और जो भी इसमें दे रखा है, यहाँ पे पाई चार्ट में क्या क्या दे रखा है, निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन, सारी कीमत निकल जाएगी। जब टोटल लागत कीमत हमारी पता चल जाएगी 2500 रुपये/3, तब हम इसको क्या करेंगे, बिक्री कीमत निकालने के लिए 144% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 144 से दोनों साइड गुणा कर दिया। अब हमको क्या करना है, इन 100 को काटना है। 2500 को हम इन 100 से काट देंगे, यानी 0 0 कट जाएगा और नीचे बट्टे में 3 से ये 144 कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 48 और 25 की गुणा 1200, जो कि 144%, जो कि विक्रय मूल्य हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार खुद से सॉल्व करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ऑप्शन 1200 वाला देखिए दूसरा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, उस संख्या का चयन कीजिए, यहाँ पे पढ़िए, देखिए, जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये एक सीरीज है। देखिए क्या दे रखा है, सॉरी मैं यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 55, फिर 104, फिर 140, फिर 165। देखिए सीरीज का कभी भी प्रश्न आए, आपको क्या करना है, हमेशा घटाने से स्टार्ट करना है। इन दोनों के बीच घटाइए तो क्या अंतर आएगा, 49। इन दोनों के बीच घटाइए तो यहाँ पे देखिए 36 का अंतर आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे
तो 25 का अंतर आएगा। ये देखा जाए तो यहाँ पे ये 7 का वर्ग, यहाँ पे 6 का वर्ग और यहाँ पे 5 का वर्ग हो रहा है। तो आगे हम इसमें क्या जोड़ें, 16 जोड़ दें जो कि 4 का वर्ग होगा। अगर इसमें 16 जोड़ देंगे तो हमारा 181 बन जाएगा। 165 प्लस 16 181, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो ये इसका ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखिए ये एक रीजनिंग का प्रश्न है 8वां भी। इसमें क्या दे रखा है, आप चाहो तो ऊपर पढ़ लीजिए, ऊपर वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है जहाँ इस तरह के कथन दिख जाएं। इसमें क्या बनाना है, हमको सिर्फ डायग्राम बनाना होता है। देखिए क्या लिखा है, सभी तवे पेन हैं, तो यहाँ पे तवे का केवल ता बना दीजिए, तवे का केवल ता बना दीजिए। सभी तवे क्या हैं, एक पेन हैं, तो पेन का डायग्राम बड़ा रहेगा। अब क्या देखा, सभी पेन ब्रश हैं, सभी पेन को हमने ब्रश के अंदर कर लिया कवर। उसके बाद सभी ब्रश मेज हैं, यानी इसके ऊपर भी कवर, ये मेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कुछ मेज तवे हैं, क्योंकि मेज का कुछ पार्ट तवा आ रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए सभी पेन तवे हैं, देखिए सभी पेन तवे नहीं है, अगर कहता कुछ पेन तवे हैं तो ये वाला देखिए पेन का कुछ पार्ट तवा है, लेकिन सभी पेन तवा नहीं। यहीं पे कहता सभी तवे पेन है तब सही हो जाता, तो यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, कोई पेन तवा नहीं है। देखिए नहीं की तो कथन में कहीं बात ही नहीं हुई है, जब नहीं की कोई बात नहीं हुई तो ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला कथन सही रहेगा और इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसमें इसका ऑप्शन पहला ही राजस्थान सही है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दे रखा है, देखिए ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, 10 से 55, मैं थोड़ा प्रश्न को जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 10 से 55 बना है, 12 से 65 और 18 से क्या आएगा। तो देखिए 10 पंजे 50, यानी 10 में 5 से गुणा प्लस 5 कर दिया गया है तो 55 बना। उसी तरह 12 में 5 से गुणा प्लस 5 करेंगे तब यहाँ पे 12 पंजे 60 और 5 65 हो जाएगा। उसी तरह 18 में 5 से गुणा प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे 95 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में बाउली का शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए जब शुरू से 18वां स्थान है तो इधर क्या कितने बच्चे बचे, 17 बचे, और इधर से जब 45वां है तो इधर कितने बचे, 44, यानी 17 44 को जोड़ दीजिए और इसके अलावा फिर इसमें एक और जोड़ दीजिए तो जो आंसर आ जाएगा, देखिए 7 4 11 का 1 और 4 1 5 और एक हासिल के 6 और एक ये खुद, यानी एक और जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों रीजनिंग के 30 प्रश्न आते हैं और मैथ के 25। अगर आप मैथ रीजनिंग ही कर ले जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जीएस का प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, 1965 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है जो कि जीएस का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो इसका 358 नहीं होता है, आप जानते हैं 352 356 और 360 राष्ट्रपति के लिए आप आपातकाल घोषणा करने की अधिकार देता है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो कि मैथ का सवाल है। थोड़ा मैं इससे प्रश्न को ऊपर कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि चित्र में प्रदर्शित किए गए एक समांतर चतुर्भुज जिसके दो कर्ण AC और BD, देखिए ये AC रहा, विकर्ण है, ठीक है, एक BD रहा। AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं, तथा OA बराबर x+3। देखिए कहाँ पे OA बराबर x+3 बता रहा है, ये वाला OA बराबर ये यहाँ पे ये वाला x+3, OB बराबर y+2, यानी ये वाला y+2, OC बराबर 2x+y, ये वाला 2x+y, और OD बराबर 3y, यानी ये वाला 3y है, यहाँ पे ये वाला 3y। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको बता दूं, अगर जैसे समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जैसे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये चारों तरफ 90-90 डिग्री का ही कोण बनाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे इस्तेमाल इस कॉन्सेप्ट का होगा कि ये जो आपस में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली की भुजा बराबर होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये पूरा इसके बराबर होगा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि OD बराबर होगा OB, और OC बराबर होगा OA, ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए OD का मान क्या दे रखा है, OD बराबर 3y, यानी 3y बराबर OB बराबर क्या दे रखा है, y+2, यानी अगर यहाँ से हम हल करें तो y को इधर लाएंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 2, और y का मान 1 आ जाएगा। लेकिन हमसे y का मान नहीं पूछा, हमसे तो x का मान पूछा। तो हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। OC बराबर क्या दे रखा है, 2x+y बराबर OA का मान क्या दे रखा है, OA का मान x+3। अब y बराबर 1 हम यहाँ पे रख देंगे, तो 2x+1 बराबर x+3, और x इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार, यहाँ पे बचेगा, देखिए x घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर, ये 3 में से इधर वाला 1 आके घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2, यानी x का मान 2 आ जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न को जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इन्हें पेपर पर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 में क्या दे रखा है, देखिए GH का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो जीवाणु और कवक, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, GH का प्रश्न है, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। देखिए 5 मित्र ASDF और G ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने देखिए क्रमागत महीनों में लिया है, तो फिर हमको क्या करना है, ए मई से स्टार्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पे मई, यहाँ पे जून, और यहाँ पे जुलाई, उसने कहा ना क्रमागत, तो क्रम से ही आएंगे। यहाँ पर अगस्त, कितने लोग हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे सितंबर, 5 महीने हमने नोट कर लिए। अब हमको क्या करना है, जैसा जैसा सवाल बताएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ए ने मई में लिया प्रवेश, तो ए का मई हो गया। डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, तो इसको अभी नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखा है, जी ने ठीक 1 महीने बाद, यानी मई के बाद जून में जी ने लिया है। आगे बढ़ते हैं बाद आगे लिखा है एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, यानी एफ सबसे नीचे आ जाएगा। आगे क्या है, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, डी का पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया है, यानी एफ और एस, यानी एस यहाँ पे आएगा और तभी डी यहाँ पे आ पाएगा। ठीक, क्योंकि एफ और एस के बीच एक ही जगह यहाँ बची थी, तब हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखिए 5 मित्र AGSDF आ गए। अब हम
जो सवाल पूछ रहा है वो बता देंगे। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो डी ने अगस्त महीने में प्रवेश लिया, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला रहा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 में क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो हानि ही होगी। कितनी हानि होगी, देखिए 2500 में से आप 2375 घटाएंगे तो 125 रुपये की हानि हो जाएगी। लेकिन प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हानि को हम प्रतिशत हानि में बदलने के लिए क्या करेंगे, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2500। अब देखिए इन दो जीरो से जीरो काट दीजिए और 25 से इनको काटेंगे तो 25 पंजे 125, यानी 5 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको छोड़ना ही होगा, आप इसे एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसे सॉल्व करेंगे तो बाकी बहुत प्रश्न आपके छूट जाएंगे, इसलिए हम भी आपको यहाँ पे छोड़वा देते हैं, समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। प्रश्न नंबर 19 को देखिए, 19 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस योग का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमको चुनना है, जो कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम या वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 20 देखिए मैथ का प्रश्न है, तो इसे हम हल करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी 25% छूट के बाद उसे इस रुपए में, इतने रुपए में उसने खरीदा है, तो अंकित मूल्य कितना था ये बताना है। यानी ये जो वैल्यू है वो सिर्फ अंकित मूल्य का 75% है, क्योंकि 25% की छूट हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये 75% वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 75% बराबर हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, वो जो अंकित मूल्य होगा, तो 75% की वैल्यू क्या है, 28,473। ये हम 75% को 3/4 भी लिखते हैं। आप देखिए 75% को 3/4 कैसे लिखेंगे, देखिए 75/100, क्योंकि परसेंटेज को 100 में बदलेंगे तो 25 और 25 चौका 100। इस हिसाब से हम 75% को 3/4 लिख लेते हैं। अगर हमने 3/4 लिख लिया है तो 100% की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ से, यानी हम 1 का मान निकाल लें जो कि अंकित मूल्य हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 28,473। अब इन्हें काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 नेम 27 और 3 चौक 12, 27 में क्योंकि 1 बचेगा, 3 चौक 12, यहाँ पे बचेंगे कितने 2, तो 3 नेम 27 और 3 एकम 3। अब इन 4 की गुणा इधर हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 का मान हो गया 100%। अब 4 की गुणा इधर करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 नेम 36 के 6, 4 चौक 16 और 3 19 के 9, और 4 नेम 36 और 1 37, यानी 37,964 रुपये उसका अंकित मूल्य था, जो कि 100% है। ठीक है, एक क्या होता है 100%, 3/4 75% होता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट काटते तब यहाँ से तब भी कट जाता है यहाँ पे, देखिए तो 3 से काटते, 3 25 3 75 बनाते, फिर हम इनको क्या करते, यहाँ को अगर हम ऐसे नहीं लिखते तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए 3 25 3 75 और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे वही आ जाएगा, 3 नेम 27, 3 चौक 12 और 3 नेम 27, 3 एकम 3। अब देखिए 25% की वैल्यू आई। अब अगर हम इनमें 4 से गुणा करेंगे तब भी 100% बन जाएगा, तब भी इधर 4 से गुणा करेंगे तब भी आंसर यही आता। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह निकाल लीजिए, चाहे आप इस तरह निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर ये हमारा 20 था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में क्या दे रखा है, देखिए ये एज का प्रश्न है, यानी उम्र वाला। इसमें हम हमेशा क्या ट्रिक लगाते हैं, इसमें दे रखा है दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है,
यानी अभी अंतर 30 वर्ष का है, तो ये 5 वर्ष पहले भी 30 वर्ष का ही रहा होगा और हमेशा 30 वर्ष का ही रहेगा। इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं और हमारा सवाल बहुत आसानी से हल हो जाता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। हम 5 वर्ष पहले ही मान लेते हैं कि उम्र क्या थी। मान लीजिए एक बड़ा व्यक्ति था, इधर 12 लिख देते हैं, छोटे व्यक्ति के आगे 6 लिख देते हैं। तो देखिए बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की 3 गुनी थी, यानी छोटे व्यक्ति की आयु अगर x थी तो बड़े व्यक्ति की आयु 3x थी। क्या दे रखा है, यहाँ से अब अमल करेंगे। दोनों व्यक्ति की आयु में अंतर 30 वर्ष का है, यानी इन दोनों के बीच अंतर चाहे 5 वर्ष पहले पूछा जाए। ये देखिए हमने 5 वर्ष पहले की ही आयु मान ली है। ये कह रहा है ना 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो हमने 5 वर्ष पहले की ही मान ली। लेकिन जब उनकी आयु में अंतर 30 वर्ष है तो चाहे 5 वर्ष पहले पूछे चाहे अब पूछे, यानी अगर हम इसका उपयोग करें तब हम क्या करेंगे, 3x - x बराबर 30 वर्ष, यानी 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 वर्ष और यहाँ से x का मान आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 15 और x का मान 15। यानी छोटे व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, x का मान 15 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु 15 वर्ष थी। तो अब पूछा क्या है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो अब इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगी, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। 21 तो है ये, 22 पे बढ़ते हैं। 22 में क्या दे रखा है, देखिए 22वां प्रश्न जो है वो भी एक रीजनिंग का प्रश्न है कि अगर भाग की जगह प्लस और आपस में बदल दिया जाए, भाग और प्लस को और गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तब इनका यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इनका हल यानी क्या आएगा। तो इसके लिए अगर आपको इसमें ना दिखता हो तो मैंने यहाँ पे पहले से ही मार्क लगा दिया है। देखिए यहाँ पे ये प्लस का निशान है और ये वाला प्लस का निशान है, यहाँ पर ये भाग का निशान है और यहाँ भी ये भाग का निशान है, ये माइनस का निशान है। जब आप इन्हें वैल्यू रखेंगे, देखिए गुणा की जगह क्या रखना है, माइनस रखना है, और क्या रखना है, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस रख देते हैं। जैसा कि देखिए 100 के बाद गुणा का निशान है तो हम माइनस लगा देते हैं, 121 के बाद जो प्लस का निशान है उसे हम भाग का निशान लगा देते हैं। बचा क्या, 11, 11 के बाद जो माइनस का निशान है उसमें गुणा का निशान लगा देते हैं। इसके बाद 7 के बाद जो भाग का निशान है उसे हम प्लस में बदल देंगे 24, और 24 के बाद जो माइनस है उसे हम गुणा का निशान लगा देंगे। अब क्या बचा, 8 के बाद जो गुणा है उसे हम माइनस लगा देंगे और लिखेंगे 33, और 33 के बाद फिर गुणा है तो हम फिर गुणा की जगह फिर माइनस लगा देंगे। बचागा क्या, 99, जो कि 99 के बाद जो भाग का निशान है उसे हम प्लस बदल देंगे। यहाँ पे देखिए 99 और प्लस 17। जब इन्हें हल करेंगे तो हम बोधमास का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सही से लिख देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पे कितना है, 99, सॉरी 9 बन नहीं रहा है सही से, 99 और प्लस 17। अब इन्हें हल करते हैं। देखिए बोधमास के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड, यहाँ 100 में से 121 घटा नहीं देना, पहले भाग करना है। तो 11 11 121, यानी 100 में से भी अभी 11 नहीं घटाना है क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान है। तो 11 7 77, यानी 100 में से 77 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 23। इधर का बचेगा 24 गुणा 8 है, तो इनकी आपस में गुणा कर दीजिए। तो 8 चौक 32 के, देखिए प्लस निशान है तो प्लस लगा दीजिए, 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16 और 3 19। यहाँ क्या बचेगा, 33 और 99 को आपस में जोड़ेंगे तो 132 के माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस के ये भी माइनस, तो आपस में जुड़ जाएंगे। प्लस यहाँ पे 17 बचेगा। अब देखिए 17 और 23 को जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 192 में से 132 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 100, 60 बचेगा यहाँ पे 60 केवल प्लस का। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 40 और 60 को, तो इनका मान
100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा सही है। तो यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। देखिए हम वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे 25 प्रश्न हल नहीं हुए हैं। 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर दो चार संख्याएं जैसे a, b, c, d समानुपात में हो तो इनका मान होता है a/b बराबर c/d। इसी तरह अगर यहाँ पे ये a मान लें, इसे b मान लें, इसे c और इसे d मान लें, तब हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब हम कैसे करते हैं, यानी a/18 यानी 6/18 बराबर 39/x। 6 से 18 को काट देंगे, 6 तियाँ 18 और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इसकी, यानी x बराबर 3 गुणा 39। तो 3 गुणा 39 आप करेंगे तो x का मान 3 नेम 17, 7 और 3 तियाँ 9, 2 11, यानी x का मान 117 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन 117 सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 होगा। प्रश्न नंबर 24 में क्या दे रखा है, देखिए इसमें एक श्रृंखला दे रखी है। इसमें क्या कहा गया है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए श्रृंखला दे रखी है YHSDS इस श्रृंखला को आप देख लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, स्वर 5 होते हैं A, E, I, O, U। इन 5 स्वर को देख लीजिए, आप ढूंढ लीजिए यहाँ से क्या लिखा है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी स्वर के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे, पहले स्वर ढूंढ लीजिए। एक देखिए ये रहा, ये स्वर है, स्वर के पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन। अगला देखिए दूसरा क्या दे रखा है, एक देखिए यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये, दो हो गए। अब तीसरा कहाँ, तीसरा देखिए ये रहा EUG, 3 हो गए। और देखिए लास्ट अगला स्वर कहाँ है, अगला स्वर देखिए ये रहा यहाँ पे, ये वाला है BUB। ठीक है, तो इस तरह 4 हो जाएंगे। आप इस तरह चौथा 4 नंबर ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन ही लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था, तो इसके लिए दांडी यात्रा थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 में क्या कहा गया है, इसमें निम्न में से कौन से कथन सही हैं। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उचित होना चाहिए। तो इस तरह के निष्कर्ष दे रखे हैं। देखिए ये मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, पूरा काफ़ी बड़ा प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न आप पेपर में हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी पहला और दूसरा। तो यानी इसका दो दो जो कथन दे रखे हैं वो सही है, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या दे रखा है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। तो देखिए हम कैसे बदलेंगे, 36 सेंटीमीटर है, पहले इसे मीटर में बदलेंगे, यानी 100 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 100 से। अब ये बन गया मीटर। अब फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम 1000 से फिर भाग करेंगे। अब कितने हो गए, देखिए 2 और 3 5, 5 जीरो है नीचे, तो यानी 5 के बाद दशमलव आएगा। ऊपर कितने हैं, 2 अंक, तो हमको 3 अंक अपने आप बनाना पड़ेगा, 0.000। अब 3 6, ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, 0.30 और उसके बाद 36। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में क्या दे रखा है, देखिए अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। शब्द डाटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच
शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। देखिए ये लिखा है डाटर, DAUGHTER। अब इसमें ये पूछा गया है कि जैसे ये दो अक्षर हैं, मान लीजिए ए और जी, मैं दूसरा कलर एक बार चेंज कर लूँ। ए और जी के बीच जितने अक्षर वर्णमाला में कितने होते हैं, लगभग ये 4 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, 3 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, तब ये वाला नहीं बन पाएगा। अब जोड़ा हम बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए डी के बाद क्या आता है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, यानी ए एक जोड़ा बन गया। ठीक, डी के बाद क्या होता है, EFG। ठीक, यहाँ 4 यानी ये वाला बन गया। आगे देखिए एच, जी के बाद का एच, यानी एच एक जोड़ा, ये भी बन गया। ऐसे ही तो होते हैं वर्णमाला में। देखो डी के बाद EF भले ही नहीं है, लेकिन GH है, तो 2 जोड़ा बन गए। अब एच के बाद IJK नहीं है। अब इसी तरह ए का देखिए, दोनों साइड देखते हैं, इधर तो है नहीं पीछे, तो इसको नहीं देखेंगे, आगे कोई सवाल होगा जो भी अक्षर उनके पीछे भी चल के देखते हैं। ठीक, अब ए के बाद क्या हुआ, B नहीं, C नहीं, D नहीं, E नहीं, F G नहीं, कोई नहीं बना। यू से देखिए, अब पीछे भी देखिए, नहीं है ए के बाद कोई। यू के बाद VWXYZ नहीं, यू के बाद इधर भी नहीं है। अब देखते हैं जी से, जी के बाद एच आता है, तो एक वाला बन गया ये जोड़ा। ठीक, GH, उसके बाद IJK नहीं है, जी के बाद इधर देखिए HIJ, इधर भी नहीं। अब एच से देखिए, एच के बाद क्या था, IJK नहीं, एच के बाद इधर देखिए, एच के बाद क्या आता है, IJK नहीं है। अब टी पर देखिए, टी के बाद क्या आता है, STU, टी के बाद UB, इधर नहीं है। इसके बाद इधर देखिए UBWXY नहीं है। अब देखिए ई से देखते हैं, ई के बाद एफ, देखिए FGH नहीं है किधर भी, FGH इधर भी नहीं है। देखिए इधर देखिए क्या, FGHIJK नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, आर से देखेंगे, आर के बाद क्या होना, एस, इधर चलते हैं ना, ST, यानी एक जोड़ा ये वाला बन गया। एस भले एस नहीं है बीच में, लेकिन टी है ना, ST के बाद UBWX और नहीं है, यानी चौथा ये किए, यानी इस तरह 4 जोड़े बनेंगे। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 में देखिए क्या दे रखा है, जनवरी 2022 आ जाएगी, उसके लिए सॉरी, मेरे पास स्टूडियो में नहीं है, मैं रेलवे में सेलेक्टेड हूँ और यहाँ पे रेल आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा उनकी आवाज़ आती जाती रहती है। ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ ना से कम आए, लेकिन फिर भी कभी कभी हार्न आ ही जाता है। देखिए इस प्रश्न का, देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या दे रखा है, जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। इसीलिए दोस्तों हम वीडियो को स्पीड में करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे कम से कम समय में हो जाएं। देखिए ये वाला प्रश्न मैथ का है और बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, यानी एक्स भी कैसे बनाए, सोने और प्लेटिनम को मिला के बनाए, और वाई भी सोने और प्लेटिनम को मिला के बनाया गया है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन धातुओं को क्रमशः 5 और 2 के अनुपात में और 5 और 7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यानी एक्स को जब हमने बनाया गया था तो इसमें सोना 5 है और प्लेटिनम 2 है। ठीक इसी तरह वाई को बनाया गया तब सोना 5 है और प्लेटिनम 7 है। अब कहा गया यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाएं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए जेड में क्या रहेगा, देखिए इन दोनों में सोना 5 है, इसमें सोना 5 है, इसमें प्लेटिनम 2 है और इसमें प्लेटिनम 7। अब दोनों को मिलाएंगे, कहा गया बराबर मात्राएं, तो आप ये मान लीजिए उनको ऐसे ही डायरेक्टली मिला दिया गया है। तो कैसे क्या आएगा, देखिए दोनों का सोना सोना जोड़ देते हैं, इसमें सोना 5 है तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए कैसे 5/7 प्लस, देखिए ये वाला 5 लिया और इन दोनों का योग 7 यहाँ पे ले लिया। अब इसका क्योंकि दोनों का सोना सोना निकाल रहे हैं और इसका सोना कितना है 5, ये वाला सोना 5 और बट्टे में 5, दोनों का योग कितना हो गया 12। इसी तरह हम अनुपात लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लेटिनम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लेटिनम 2 है
तो 2 बटे, अब दोनों का योग 5 और 2 7, प्लस इधर प्लेटिनम 7 है तो 7/5 और 7 का योग 12। इस तरह हम दोनों को आपस में हल करेंगे। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो 12×5 = 60 और यहाँ पे 7×5 = 35, यानी 35 और 60 आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 95/7, 12 12 और 7 की गुणा क्या हो जाएगी 84। ठीक है, इधर रेशियो का अनुपात लगाते, रेशियो का साइन लगाते हैं या अनुपात बोलते हैं। इधर देखिए 12 दूनी, इधर इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 हम 24 लिखते नहीं है, देखिए 24 हो जाएगा। और इधर 7 7 49, 49 और 24 आपस में जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे 73, 73 और नीचे क्या आ जाएगा 12 7 84। अब 84 84 कट जाएगा, बचेगा क्या 95/73, जो कि इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन दे रखा है, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं हो तो आप यहाँ से थोड़ा ट्रिक की हेल्प लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 में क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 31 साधारण ब्याज का सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसमें कठिन क्या दे रखा है, यहाँ पे जो कैलेंडर की वैल्यू दे दी गई उससे थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक मूल राशि और दर, तीसरा समय चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली समय ना देकर ऐसे दे दिया है कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक। तो हम यहाँ से दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 7 फरवरी से लेना है तो इसका मतलब 6 फरवरी तक के दिन छोड़ना है, यानी फरवरी का, क्योंकि 2022 में 28 का महीना होगा तो फरवरी के 6 दिन निकालने के बाद बचे 22 दिन। आगे क्या दिया है, फरवरी के बाद मार्च का महीना 31 का होता है तो 31 दिन लेंगे, और अप्रैल के 20 दिन लिए तो यहाँ से 20 दिन। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तब हो जाएगा 20 20 40 30 50 30 50, यानी 60 हो जाएंगे 30 और 20 50 और 20 70 3 73, यानी टोटल 73 दिन का हमको ब्याज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2000, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8.25, गुणा समय कितना है 73/100। ये दर जो परसेंटेज वाला है वो 100 ही नीचे आ जाता है। और यहाँ पर जो समय लेते हैं वो वर्ष में होता है, लेकिन वर्ष में नहीं दिया नहीं है, तो दिन में जो समय आया है उसको हम वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे। अगर ये 2024 होता तो हम 366 से भाग करते, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हम 365 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। अब काट दीजिए 1 2 3 जीरो से, यहाँ पे 1 2 और ये 3 जीरो काट दीजिए, इन 10 को ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, काट देते हैं। 73 से हम 65 को काटेंगे तो देखिए 5 का बार लगेगा, क्योंकि 73 पंजे 365, क्योंकि 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 5 का बार लगेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 से फिर काट देते हैं 825 को, तो यहाँ 5 एकम 5 और 5 बचेंगे 3, 5 छक्का 30 और बचेंगे 2, तो 5 पंजे 25, यानी 2 गुणा 165/10, यानी बच्चा क्या 2 गुणा 165, यहाँ 165 बचा और बटे में 10। अब इन दोनों बटे में 10, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, अब 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, बचा कितना 33, यानी 33 रुपये का साधारण ब्याज, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कुछ कठिन नहीं था, बस यहाँ पे हमको दिन की संख्या निकालनी थी, उसके बाद हमको नीचे कितना मान लेना 365 66, उस बात का ध्यान देना था। प्रश्न नंबर 32, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या रखा है, PRO को लिखा गया है LJM। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, P का उल्टा क्या होता है K, लेकिन K का नंबर कितना होता है 11, लेकिन यहाँ पे जो लिख दिया गया 12। ठीक,
तो यानी उल्टा +1 किया गया है, यानी P में यहाँ पे K की जगह +1। इसी तरह R का उल्टा कितना होता है, R का उल्टा होता है I, R का उल्टा I हो गया 9, लेकिन 9 की जगह यहाँ लिख दिया 10, यानी उल्टा +1। इसी तरह यहाँ पे L का उल्टा, O का उल्टा कितना होता है L, और L में +1 करेंगे तब आ जाएगा M, क्योंकि L का मान होता है 12 और इसका मान है 13। इसी तरह इसको लिखा गया है JN को, JEN को लिखा गया है BWN। BWN का मतलब इस Z का उल्टा A और +1 कर दिया तो आ गया B। इसी तरह E का उल्टा B, B में +1 किया तो W, B का मान 22 होता है, W का मान 23। इसी तरह N का उल्टा M और +1 किया तो फिर N हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे हल किया गया है, K का उल्टा क्या होता है L, K का उल्टा होता है P, P में +1 किया तो Q आ गया। L का उल्टा O होता है, O में +1 किया तो P आ गया, और P का उल्टा K होता है, K में +1 किया तो L आ गया। इस तरह चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर। प्रश्न नंबर 33 में क्या दे रखा है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो विद्युत मोटर का विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग बदल देता है धारा की प्रवाह की दिशा को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। और दोस्तों हमारे 15-16 प्रश्न रह गए हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दे रखा है, मुफ्त, इसे देखिए कथन और अवधारणा का प्रश्न है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए ऊपर से क्या दे रखा है, एक कथन, उसके बाद 2 धारणाएं, 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। देखिए अब कथन पढ़िए, मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं होगा, ऐसा नियम निकाला गया। अब देखिए क्या दे रखा है, मतदाता पहचान पत्र एक मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। देखिए वैध और अवैध की तो बात ही नहीं हुई, तो ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा या धारणा। अगला क्या है, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। देखिए खरीदने बेचने की कोई बात नहीं हुई, तो ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा। इस तरह ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 35। ये बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ग्रुप डी के प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 20 महिलाएं 15 दिन में कार्य पूरा करती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या है। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, 20 महिला को लिखेंगे W गुणा 15 दिन बराबर, इधर है 16 पुरुष को या 16 मैन लिख देंगे M गुणा 15 दिन। अब देखिए 15 से 15 कट गया और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 5 वूमेन बराबर 4 मैन। अब क्या दे रखा है, पुरुष और महिला का अनुपात, तो महिला को उस साइड ले जाएंगे और पुरुष को उधर ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा M/W, और इधर 4 इधर आएंगे तो 5/4। अब देखिए महिला का पुरुष से अनुपात तो 5:4, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, 3 कथन उनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें भले ही वे सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। देखिए इसके में कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायग्राम आपको बनाना है। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं, तो कि ये रहा कंप्यूटर और यहाँ पे रहा मार्कर। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं तो ऐसे कर दीजिए। सभी इरेजर मार्कर हैं, यानी इरेजर मार्कर के अंदर है तो ऐसे बना दीजिए। सॉरी मैं थोड़ा इसका डायग्राम बड़ा बनाता हूँ जिससे कि बनाना आसान हो जाए। देखिए मार्कर का हम डायग्राम बड़ा बना देते हैं क्योंकि इस तरह का ही प्रश्न है। अब क्या, ये देखिए मार्कर हो गया, सभी इरेजर मार्कर हैं, यानी इरेजर मार्कर के अंदर आ जाएंगे। अब क्या दे रखा है, सभी पेन इरेजर हैं, यानी पेन भी इरेजर के अंदर आएंगे। तब हम थोड़ा इरेजर भी बड़ा बना लेते हैं। ये रहा इरेजर और क्या है पेन, पेन इसके अंदर आ गया। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं। देखिए पेन कंप्यूटर नहीं है, देखिए ये कंप्यूटर ये पेन, हाँ कोई पेन कंप्यूटर नहीं, ये बात तो सही है।
क्योंकि ये नहीं का लग गया ना साइन, तो पेन कंप्यूटर नहीं, ये बात ठीक है। और कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, देखिए कुछ इरेजर, अब इनके बीच कुछ भी संबंध पूछेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कहाँ इरेजर यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे, बीच में नेगेटिव का साइन आ गया, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सिर्फ पहला ही निष्कर्ष पालन करेगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको पूरा प्रश्न। देखिए आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोटा आयोग से ही आया है, हम फिलहाल तब भी आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 में क्या दे रखा है, थोड़ा जूम आउट करते हैं जिससे कि प्रश्न पूरा दिख जाए। इसमें क्या दे रखा है, ऊपर पहले पढ़िए, दे रखा है क्या, निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए इस तरह का पूरा प्रश्न पढ़ने से पहले आपको क्या ट्रिक अपनानी है, सिर्फ पहले आपको देख लेना है कि पूछ क्या रहा है सवाल। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 15 से 16 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो बाकी ये सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 15 और 16 का आप पूछा गया है, तो सिर्फ 15 और 16 का ही डाटा आप देखिए, बाकी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम 15 और 16 को आपको जूम करके दिखा देते हैं। 15 और 16 में देखिए उत्पादन कितना था, 12.6, और 16 में कितना था, 18.9। तो ये 16 का हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 12.6। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हुई है ये हमको बताना है, वो भी प्रतिशत में। तो यहाँ से आप इनका अंतर निकाल लीजिए, जो वृद्धि निकल जाएगी। 9 में से 6 घटाएंगे तो 10.3, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो कितनी वृद्धि हुई है, 6.3। लेकिन हमको परसेंटेज में चाहिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वृद्धि गुणा 100 बट्टे प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक कितनी, 12.6, तो यहाँ 12.6 कर देंगे, यानी 63 दूनी, यहाँ पे 2 का बार लगेगा। देखिए 1 के बाद दशमलव यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और 2 से 100 काटेंगे तो यहाँ पे 50 का बार लग जाएगा। ठीक है, तो यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन 50% सही आंसर आ जाएगा। आप इस प्रश्न को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको खुद भी सॉल्व करना चाहिए। एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपको सूत्र और ट्रिक्स काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। 39 है, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए इसका, मुझे ज़्यादा रसायन के बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40। देखिए प्रश्न नंबर 40 में क्या दे रखा है कि जहाँ थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में लिखिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, साइन थीटा को हम कॉट थीटा के पदों में कैसे लिखेंगे। आपको पता होगा कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। थीटा को कॉट थीटा के पदों में लिखना है, तो इनमें से ऑप्शन ले लेकर देखेंगे कौन सा सवाल हमारा किसको हम मान रख दें जो हमारा साइन थीटा बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 सूत्रों का प्रयोग होगा, एक तो ये कॉट थीटा वाला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दूसरा इस्तेमाल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए, मैं इन्हें हटा रहा हूँ। देखिए पहला ही ऑप्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए चेक करने के लिए। जैसे क्या दे रखा है, 1/1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या बताया हमने, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि जब स्क्वायर लगा है यहाँ पे तो हम स्क्वायर यहाँ भी लगा देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सही से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको क्या चाहिए,
केवल साइन थीटा। तो यानी अगर इसका वर्गमूल हो जाता तो इसका आंसर आ जाता। तो देखिए ऑप्शन में कोई वर्गमूल वाला दे रखा है क्या? देखिए यहाँ पर वर्गमूल वाला दे रखा है, यही वाला ऑप्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन इस तरह हमने ट्रिक से ढूंढ लिया। ठीक है, ये वाला नहीं हुआ, स्क्वायर में आ गया, इसका मतलब अगर वर्गमूल करते तो ये वाला बन जाता। ठीक है, तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। देखिए हमारे और 10 प्रश्न बचे हैं, फिर इसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, लेकिन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए इसमें क्या दे रखा है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। देखिए उत्तर हमेशा पेज पे ऊपर रखिए, उत्तर, नीचे दक्षिण, ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ रखिए, यहाँ पे नॉर्थ, इसे उत्तर बोलते हैं, और यहाँ पे इसे ईस्ट यानी पूरब, ऐसे पश्चिम रखिए। इसी हिसाब से हमेशा चित्र बनाइए, आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या दे रखा है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, यानी मान लीजिए मेन बिंदु ये रहा, यहाँ पे 200 मीटर चला। अब क्या कहा, फिर वो बाएं मुड़ता है 300 मीटर, यहाँ पे देखिए 300 मीटर चल गया। अब क्या दे रखा है, फिर दाएं मुड़ता है 400 मीटर चलता है, यानी इधर मुंह है तो दाएं इसका ऊपर को होगा। देखिए मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला, जिससे कि अच्छे से आपको बता सकूँ। ये वाला यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको ऊपर की ओर चलाना है तो ऊपर की जगह खाली मिलनी चाहिए। चलिए हम पेन दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये रहा, पेन ले लिया हमने। अब क्या कह रहा है कि 400 मीटर ऊपर की ओर, दाएं मुड़ता तो दाएं ऊपर मुड़ेगा, 400 मीटर चलेगा। यहाँ से देखिए चल गया 400 मीटर। अब क्या कह रहा है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं यानी इधर को मुड़ेगा, और 300 मीटर चलता है, यानी यहाँ तक 300 मीटर दोबारा चल गया। और रमन आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब यानी यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी दूरी, आरंभिक बिंदु ये वाला रहा, तो यहाँ से इसकी दूरी, दूसरा कलर लेके दिखाता हूँ, ये वाली दूरी पूछी गई है। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई दोस्तों, देखिए 200 मीटर तो ये, और 400 मीटर ये, 400 ये वाली होगी ना जी, इतनी बराबर, ये वाली इसके बराबर होगी, तो कुल होगी 600 मीटर। यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन 600 मीटर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। देखिए एडस का पूरा नाम क्या पूछा, फुल फॉर्म पूछी गई एडस की। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वाली एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पर, प्रश्न नंबर 43 पर, सॉरी। तो न्यूलैंड के अष्टक, सॉरी, अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व ज्ञात है। तो देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। देखिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 45 पर, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। 44 में क्या दे रखा है, एक कथन में, इसमें लिखा, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन से सही कथन है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये रहा कथन पी, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पी छोटा है या बराबर है क्यू के, और क्यू छोटा है एफ से, और एफ बराबर है आर के, आर बड़ा है एम से, और एम बड़ा या बराबर है बी के। तब देखिए क्या दे रखा है, डिस्कस में क्या है, आर बड़ा है पी से। देखिए आर बड़ा है पी से, देखिए हाँ, आर देखिए ये बड़ा का निशान है, तो यानी आर बड़ा है पी से, पी छोटा है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखिए एफ छोटा है बी से, देखिए बी छोटा है एफ से, यानी उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे, एफ छोटा है, एफ छोटा नहीं, जिसकी तरफ मुंह होता है वही बड़ा होता है, यानी एफ बड़ा है, यानी दूसरा कथन सही है, केवल पहला कथन सही है। तो यानी चौथे ऑप्शन में दे रखा है पहला कथन सही, तो इसका चौथा ऑप्शन हम मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 45 की ओर, और हमारे 5 प्रश्न बचे हैं सिर्फ।
इसमें क्या दे रखा है, देखिए ये आसान क्वेश्चन जरूर है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या दे रखा है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जाते समय उसकी चाल x1 थी, कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटते समय x2 हमको नहीं पता, ये निकालनी है, और औसत चाल हमको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल का सूत्र होता है एवरेज स्पीड बराबर 2x1 इंटू x2 बटे x1 प्लस x2। ये वाला सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। औसत स्पीड कितनी दे रखी है 15, तो यहाँ पे रखिए 15 बराबर 2 गुणा x1 का मान 20 है, तो यहाँ पे 20, x2 का मान निकालना है, बट्टे में 20 प्लस x आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस x की इधर गुणा करेंगे, फिर से लिख देते हैं हम, यहीं पे देखिए मान लेते हैं ये x1 हो गया और x2 हमको निकालना है, तो यहीं पे मान रख देते हैं, यहाँ पे 15 रख देते हैं। ये औसत एवरेज स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे हो गया 15 बराबर 2 गुणा 20 गुणा x2 का मान निकालना है, तो x2 ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी 20 प्लस x2। ठीक, इधर गुणा करेंगे इनकी तो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 प्लस 15x2, इधर गुणा ऐसे हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा 20 दूनी 40, इधर हो जाएगा बराबर के बाद 40x2। अब देखिए 40x2 में से 15x2 इधर जाके घट जाएंगे कि माइनस को जाएंगे, तो हो जाएगा 15, बचेगा क्या 25x2 बराबर इधर बचेंगे 300। अब काट दीजिए 25 एकन 25 बचे 5, 25 दूनी 50 यानी x2 का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लौटते समय उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46 में क्या दे रखा है, 46 में क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स प्लस बी के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सत्य है। देखिए अगर समीकरण के मूल बराबर हों, समीकरण ये होनी चाहिए कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण हो। दोस्तों मैं इसको थोड़ा बड़े में लिख लेता हूँ क्योंकि सवाल में भी छोटे में दे रखा है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। अगर इस तरह की समीकरण हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके मूल अगर बराबर होंगे तो सूत्र होगा, तो कंडीशन होगी बी स्क्वायर बराबर 4ac, जहाँ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी होता है एक्स का गुणांक जो कि यहाँ पर बंद दे रखा है, और सी होता है अचर पद। तो इसकी हम इस समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे तो ए का मान हमारा आ जाएगा ए बराबर ए, और बी का मान 1 है, यहाँ पे बी बराबर 1 आ जाएगा और सी बराबर बी। तो अगर समीकरण के मूल इसके मूल बराबर हैं तो कंडीशन हम लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1 बराबर 1 का स्क्वायर लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर बराबर 4 सूत्र वाला ये वाला, और बच्चा क्या ए का मान क्या दे रखा है ये वाला ए, और सी का मान दे रखा है यहाँ पर बी ये वाला, तो बी लगा देंगे, यानी 4ab बराबर इन 1 का स्क्वायर की जगह 1 ही बचेगा, यानी 1 बराबर 4ab आ जाएगा। लेकिन हमको जो ऑप्शन में दे रखा है वो इस तरह दे रखा है ए बी बराबर, इन 4 को इस पार भेजेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 1/4, यानी इस तरह ऑप्शन दे रखा है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47 में दे रखा है कशेरुकियों की एकीकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो SER द्वारा औषधियों और विषयों का निराविषीकरण किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। दोस्तों हम काफ़ी प्रश्न तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझाना भी है, इसलिए 50 प्रश्नों को कम से कम 1.5 घंटा लग ही जाता है। देखिए इस प्रश्न को क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछा है।
तो यहाँ पे देखिए आपको सूत्र पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और यहाँ पे अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 2 तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सॉरी पेन चला गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख देते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए हमसे पूछ ए बी की जगह यहाँ पे एक्स वाई जेड हैं, तब हम इन्हीं का मान यहाँ पे रख देते हैं। क्या पूछा गया, इसका मान पूछा गया, यानी इसका मान पूछा गया, इसकी जगह क्या है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स बाई यहाँ पे क्या रखा, देखिए एक्स बाई जेड जेड एक्स, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स बाई जेड जेड एक्स का मान क्या दे रखा है 42, तो यहाँ पर हम 42 मान लेते हैं। और इधर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान दे रखा है 11, यहाँ पर एक्स मान लेते तब क्या हो जाता, इसका मान 11 आ जाता है, 11 का स्क्वायर। या छोड़िए हम दोबारा लिख देते हैं, हम इसको एक्स बाई जेड में ही लिख देते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर लिखते हैं एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाला सूत्र होता है। अब देखिए एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान दे रखा है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए तो इनको ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2। अब एक्स बाई जेड जेड एक्स का मान दे रखा है 42, तो यहाँ पे कर देंगे 42 की गुणा। अब क्या बचा, एक बार मैं बढ़िया से लिख दूँ 4, क्योंकि 4 और बाई में अंतर दिखना चाहिए। अब देखिए 11 का वर्ग हुआ 121 और इधर 42 दूनी 84, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 84, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए हमको इनका मान निकालना है, तो 121 में से 84 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 37, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस प्रश्न का हम तीसरा ऑप्शन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 प्रश्न और बचे हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या देखा, जो मेडल विनर हैं, जो जीतने वाले लोग हैं, यहाँ पे अगर जिम्नास्टिक्स वाले हैं, ये जो है वो गर्ल्स हैं, इनका दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। अब आपको पूछा क्या गया है वो आप नीचे देख लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, उपरोक्त के आधार पर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तब आप देखेंगे तो आपका दूसरा ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब पूरा प्रश्न यहाँ पे दिखाई नहीं दे सकता है, इसलिए आप इसको छोटा करके देख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 का इतना बड़ा प्रश्न है जिसे सॉल्व करना आसान नहीं है, इसको एग्जाम में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए जिसका भी पेपर था उसने भी छोड़ ही दिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।